Hi friends, this is Navneet and welcome to FatehEducom. Today I am going to discuss with you the great Chola Empire. So this video is very important. So before proceeding, I request the students who are watching to please subscribe to my channel FatehEducom. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और या फिर आने वाली वीडियोस अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. एंड मोर ओवर इफ़ यू लाइक यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज. आप मेरे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो. तो चोला एम्पायर के बारे में जाने से पहले थोड़ा सा हम पल्लव्स के ऊपर जो है वो नज़र डालते हैं. पल्लव्स बेसिकली अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र में इफ़ यू नो तो कृष्णा रिवर जो है वहाँ से लेके और जो मैसूर तक का जो कर्नाटक में बेसिकली तुंगभद्रा रिवर है वहाँ तक जो जितना भी एरिया था वो बेसिकली इनका जो उड़ीसा तक पूरा एक्सपेंशन था. मतलब कि कर्नाटक से तुंगभद्रा रिवर से लेके उड़ीसा तक और महाराष्ट्र से मतलब इनका पूरा पल्लव्स का एक्सपेंशन था. लेकिन एक किंगडम जैसे ओरिजिन होता है फिर राइज करता है फिर डिक्लाइन भी करता है. ठीक है, लाइक अगर हम चोला एम्पायर की बात करें तो विजय चोला से बेसिकली जो किंगडम था उसकी शुरुआत हुई थी. फिर लेटर ऑन राजा वन, राजेंद्र वन, ठीक है, राजा टू तक फिर जाते जाते जो था वो पीक पे पहुंच गया. फिर जब राजा थर्ड की डेथ हुई तो उसके बाद जो था वो डिक्लाइन करना शुरू हो गया. तो ये बेसिकली किंगडम की ही नहीं, हम अपनी भी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ पहले बर्थ होता है, फिर यूथ स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज होता है, फिर ओल्ड एज में जाके हम डिक्लाइन करते हैं, डेथ हो जाती है. तो ऐसा ही किंगडम का भी होता है, कोई भी किंगडम है. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी किंगडम जो है उसको एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है उसका एफिशिएंट रूलर. एक एबल लीडर जो है वो ज़रूर होना चाहिए. नो डाउट कि आपके पास बहुत सारी इन्फेंट्री है, कैवेलरी है, लेकिन जब तक एक किंगडम के पास एक एफिशिएंट लीडर नहीं होगा तब तक वो किंगडम रूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली. राइट, तो बेसिकली पल्लव जो थे इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया लेटर ऑन. अगर हम 9th सेंचुरी की बात करें तो फिर उसके बाद जो चोलास थे, चोलास का बेसिकली अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में 3 मेन जो थे किंगडम थे तब. एक चोला था, एक पांड्या था और एक चेरा था. ठीक है, यहाँ के इसके सिंबल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो इनके फ्लैग्स के ऊपर भी वही सिंबल है. तो जी हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि चेरा का सिंबल था बो एंड एरो, पांड्या का ट्विन फिश थी एंड जो चोलास थे उनका जंपिंग टाइगर था. तो ये बेसिकली जो था चोला किंगडम जो था इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल था इन 10 किंगडम्स में से. ठीक है, धीरे धीरे हुआ था, पहले नहीं था, पहले थोड़ी सी इनकी इक्वली ही थी पार, लेकिन लेटर ऑन इसमें बहुत सारे एफिशिएंट रूलर्स जो थे वो आए जिनकी वजह से इन्होंने धीरे धीरे पूरे एरिया में जो था वो कैप्चर कर लिया. तो वो कैसे किया वो हम धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ेंगे. तो जो विजयालय चोला था ये बेसिकली जो पल्लव थे उसका फ्यूडल किंग था. फ्यूडल मतलब फ्यूडल किंग वो होते हैं जिनके पास पूरी अथॉरिटीज नहीं रहती हैं, कुछ अथॉरिटीज थी. ठीक है, या फिर कुछ रीजन्स तक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं. जैसे एक सेंटर लेवल पे किंग होगा वो अपना जो है, क्योंकि वो पूरे देश को तो नहीं देख सकता है तो वो पर्टिकुलर रीजन्स जो थे वो आगे जाके एलोकेट कर देता था. तो ऐसे ही जो पल्लव्स का जो था एक तो इनके ऊपर चोलास के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी रहा है क्योंकि पल्लव्स की अगर हम बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर इन्होंने ही स्टार्ट किया था. ठीक है, नो डाउट कि टेम्पल का जो रीजन था वो गुप्ता एज के दौरान हो चुका था, लेकिन इसको जो था फिर राइज में ये ले गए थे पालव्स. और उसके बाद जो जेनिथ था मतलब बहुत ज्यादा जो आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट हुई है वो चोलास पीरियड के दौरान हुई है. राइट, तो बेसिकली सबसे पहले जो विजयालय चोला था उसने जो तंजौर था, तंजौर यहाँ पे रीजन था, उसने तंजौर को कैप्चर किया. ठीक है, पांड्या से, पांड्याज वाज अनदर किंगडम और उसको कैप्चर किया पांड्या से और उसको चोला की कैपिटल बना दी. ठीक है, तो उसके बाद ये वाला रीजन जो था ये भी चोला के पास आ गया. देन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना एक्सपेंशन जो था यहाँ मैसूर तक भी कर दिया. वो आगे जाके हम पढ़ेंगे राजा वन के टाइम में या राजेंद्र वन के टाइम में जब भी हुआ. ठीक है, तो फिर उसके बाद हम चलते हैं. सबसे पहला जो पावरफुल किंग इनका राइज हुआ प्रांतक चोल वन. ठीक है, ऑल्दो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विजयालय चोला बट योर फर्स्ट जो सॉवरेन किंग था इनका, बिकॉज जो विजयालय चोला था वो जैसे कि मैंने आपको बताया वो फ्यूडल किंग था. ठीक है, पल्लव का. तो जो सबसे पहले जो सॉवरेन किंग बना वो बना प्रांतक वन.
ठीक है। तो परांतक वन जो था उसने बहुत ज्यादा मतलब कोशिश की कि मैं अपने जो चोल एम्पायर है उसको एक्सपैंड करूं। तो ऐसे ही उसने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने जो पांड्यंस थे उनको हराया, फिर उसने काफी हद तक जो नॉर्दर्न पार्ट था श्रीलंका का वो भी कैप्चर कर लिया। लेकिन लेटर ऑन ही वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड, ठीक है। तो कृष्णा किंग थर्ड ने इसके ऊपर अटैक किया, इसको हरा दिया। तो फिर काफी देर तक मतलब माना जाता है कि अराउंड 30 ईयर्स तक जो चोल एम्पायर था फिर से उठ नहीं पाया, ठीक है। अराउंड 955 एडी से लेके 985 एडी तक। तो 985 एडी में अनदर किंग आया, राज राजा चोला वन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफिशिएंट रूलर जो होता है वो दोबारा से या वो एक किंगडम को एस्टेब्लिश कर देता है। तो क्योंकि पैसा तो था ही, ठीक है, इन्फेंट्री कैवेलरी सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी एक एफिशिएंट एक एबल रूलर की। तो वो कमी जो थी वो पूरी कर दी राज राजा चोला वन ने। तो इसने दोबारा से चोला एम्पायर को एस्टेब्लिश किया और इसके साथ साथ उसने कॉन्कर किया जो एरिया था गंगाई कोंड का, यानी कि गंगाई ईस्टर्न चालुक्यस ने जहां पे कैप्चर कर रखा था एरिया, ये वाला एरिया। यहां से फिर मदुराई का एरिया इसने कैप्चर किया, फिर मैसूर का एरिया। मतलब अगर हम देखें तो पहले इतना ही एरिया जो था चोलास के पास था, तो फिर धीरे धीरे मैसूर तक का एरिया जो था वो भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद राज राजा वन जो था फर्स्ट जो था, इसने अपना एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया और ये ले गया श्रीलंका तक, ठीक है। श्रीलंका तक ले गया। पहले तो इसके पास ये था पूरा एरिया आंध्र प्रदेश वाला, फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सारा एरिया इसके पास आया। उसके बाद उसने ओवरसीज अपना एक्सपेंशन जो था वो शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने श्रीलंका को कैप्चर किया, देन उसके बाद ये मालदीव्स की ओर चल पड़ा, फिर इसने मालदीव्स भी जो था वो कैप्चर कर लिया। फिर साथ ही इसने जो था लाकादाइव आइलैंड, जिसको अंडमान निकोबार आइलैंड हम कहते हैं अभी, सॉरी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है, ठीक है। तो उसने अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी कैप्चर कर लिया और साथ ही अपने जो आर्मी थी वो उसने इंडोनेशिया की तरफ निकाल दी, ठीक है। सुमात्रा, जावा, ये जो आइलैंड्स हैं इसकी तरफ मतलब कि दोबारा से बोल रही हूँ कि उसने अपना जो था वो एम्पायर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी शुरू कर दी, एंड ही वॉज इवन सक्सेसफुल इन दैट। देन उसके बाद जो राजा वन था ये बहुत ही शिवजी का भगत था। मोस्टली इसके टाइम में जो थे, आपको पता है शैविज्म जो था वो आ चुका था, तो ये भी एक शैविज्म था, शैविज्म को ही मतलब सपोर्ट करता था, ठीक है। और इसके चलते इसने शिवजी के लिए टेम्पल जो था वो कंस्ट्रक्ट करवाया, राजेश्वर टेम्पल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो था इसने बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में कंस्ट्रक्ट करवाया, और ये भी शो करता है कि ये आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, राइट। देन उसके बाद राजेंद्र चोला वन जो था वो आया और ही वॉज द सन ऑफ राज राजा वन, और इसने अपने किंगडम को और ज्यादा एक्सपैंड किया और ये अपना किंगडम जो था ये कलिंगा के जरिए जो था इसने वेस्ट बंगाल वाला एरिया, बंगाल बिहार वाला एरिया जो था कैप्चर कर लिया। वहां का जो किंग था महिपाल उसको हिराया, ठीक है। मतलब ये जो पीक था पीरियड राज राजा वन का लेके, अगर हम राजेंद्र चोला वन की बात करें, ठीक है, प्रांतक वन से स्टार्ट होके, तो यहाँ पे जो था कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंशन जो है वो रहा है। आप इसमें भी देख सकते हो कि कैसे कर्नाटक से लेके बिहार, बंगाल से होते हुए पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक इसने जो था वो कवर किया है। एंड लेटर ऑन हम ये भी देखेंगे कि इसके बाद जो था वो ट्रेड भी शुरू हो गया विद चाइना ऑल्सो, जो था चोला एम्पायर में ट्रेड जो था वो शुरू हो गया, ठीक है। तो क्योंकि इसने ऑलमोस्ट गंगा वाला जितना पार्ट था वो कवर किया, तो वहां से फिर गंगा रिवर से ही एक मतलब वहां से हॉली वाटर जो सेक्रेड वाटर था गंगा का वो लेके आया, और इसने जो था आके अपने यहाँ पे तंजौर में गंगाई कोंड वाली जगह में वहां पे एक इसने टैंक जो था वाटर टैंक इस्टेब्लिश कर दिया और उसका नाम इसने रखा गंगाई कोंड। गंगाई कोंड का मतलब होता है विक्टर ऑफ द गंगा, ठीक है, जिसने गंगा के ऊपर जीत जो है वो हासिल की है। तो इसकी कैपिटल उसने रखी गंगाई कोंड चोलपुरम, राइट। देन उसके बाद ये जो राजेंद्र वन का जो पीरियड था इसके अंदर बहुत ज्यादा इवन आर्किटेक्चर भी अपनी ज़ेनिथ जो था वो अचीव कर चुका था। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको गोल्डन एज ऑफ चोलास भी कहते हैं ड्यूरिंग राजेंद्र चोला वन, ठीक है। तो तब जो आर्किटेक्चर था वो बात कर लो, या म्यूजिक, डांस, पोइट्री, ड्रामा, कल्चर, फिलॉसफी, रिलीजन,
पेंटिंग, हर एक चीज जो थी वो अपने ज़ेनिथ पे पहुंच चुकी थी। आप देख सकते हो ये नटराज आइडल है ब्रॉन्ज का, ये शिव और पार्वती के आइडल्स हैं ब्रॉन्ज के। तो ऐसे ही बहुत सारे और आइडल्स और टेम्पल्स इसके टाइम में जो थे वो डेवलप हुए थे, इसलिए इसको जो है वो गोल्डन एज ऑफ चोलास कहा जाता है। एंड मैक्सिमम लिटरेचर जो थी वो इसी के टाइम में हुई थी, ठीक है, उस पे काम हुआ था। देन उसके बाद जो राजेंद्र चोला था, इसने अपना नेवल रूट जो था, नेवल फ्लीट जो था वो एस्टेब्लिश किया साउथ ईस्ट एशिया में भी, ठीक है। जो इसके इंडिया के जो जितने भी यहाँ पे व्यापारी थे उनके जो इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने अपनी नेवल फ्लीट जो थी एस्टेब्लिश करी। अभी भी अगर हम देखें राइट नाउ इन इंडिया, तो अभी भी जो है यहाँ हम वर्ल्ड की ही बात कर लें तो डिफरेंट कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, इवन इंडिया जो है, इन्होंने अपनी जो है वो सी आर्मी जो है एस्टेब्लिश की हुई है, जो कि हमारे जैसे कि अगर हम बात करें अनक्लॉज की जो ट्रीटी है तो उसके अंडर 200 नॉटिकल मील्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पे हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो कोई भी किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी इंडियन व्यापारी थे और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने अपनी नेवल फ्लीट जो थी वहाँ पे भी इस्टेब्लिश की। फिर इसने जो स्लेंद्र रूलर थे सुमत्रा के, सुमत्रा यहाँ पे है इंडोनेशिया के पास ही जो सुमत्रा आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे स्लेंद्र रूलर के साथ इसने मतलब 100 ईयर वॉर्स तक का डिक्लेयर कर दिया ताकि ये वो सारा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर सके। इसके अलावा इसने अपनी एम्बेसीज जो थी वो चाइना में सेंड की ताकि ट्रेड और कमर्स जो है वो उसको प्रमोट कर सकें, बिकॉज उस टाइम में जो ट्रेड और कमर्स था वो चाइना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आगे निकल चुका था, राइट। देन उसके बाद राजेंद्र चोला 2 के पीरियड की अगर हम बात करें, जो राजेंद्र चोला के 1 के बाद आया था, तो इसने बेसिकली चालुक्यस जो थे उसके ऊपर मतलब उनके साथ कोई हिस्टोरियन ये कहता है कि इन्होंने जो था उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर ले। किसी हिस्टोरियन की देखे तो वो कहते हैं कि मतलब इसने जो था उनके साथ कॉन्टिन्यूसली फाइट करनी शुरू कर दी, बट एट दी एंड हम यही देखते हैं कि ये मतलब वॉर में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में ज़्यादा बिलीव करता था। इवन श्रीलंका जो था इसके रूल के अंडर जो था श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। और इसने फिर लेटर ऑन अपना जो एम्पायर था वो सिर्फ तमिलनाडु तक ही रिस्ट्रिक्ट रखा। देन उसके बाद डिक्लाइन ऑफ चोल एम्पायर की अगर हम बात करें तो राजेंद्र 1 के बाद मतलब इतने ज़्यादा एफिशिएंट रूलर्स नहीं आए, ऑल्दो बहुत सारे आए थे, लेकिन राज राजा 3rd जो था उसकी जब डेथ हुई तो उसके बाद इसका मतलब एम्पायर का कंप्लीटली जो था वो फॉल हो गया था, ठीक है। एंड बाय द 13th सेंचुरी इनका कंप्लीटली फॉल हो गया और पांड्यास जो थे उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो था चोलास का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। इसके साथ साउथ में होयसालास जो थे वो भी इमर्ज हो चुके थे, ठीक है। देन उसके बाद इवन जो गंगाई वाला एरिया था वो भी जो चालुक्य किंग विक्रमादित्य था 6th रूलर जो था उसने मतलब कि ऑक्यूपाई कर लिया था वो वाला एरिया। तो काफी रीजंस मतलब रहे थे इनके डिक्लाइन के। इसके साथ साथ उस टाइम में जो था तो दिल्ली सल्तनत भी आ चुकी थी और जो मुस्लिम इन्वेजन हुई थी डेक्कन पे तो उसका भी इनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा था। और जितने मेन 4 किंगडम्स थे चोला, पांड्या, चेरा और ये होयसालास, तो इन सभी किंगडम्स को बहुत ज्यादा इसके साथ जो था वो इफेक्ट पड़ा और चारे ही किंगडम्स जो थे वो आपस में कंफ्यूज हो गए कि अब हम आपस में लड़े या इनके साथ लड़े, ठीक है। तो इसके साथ साथ मतलब वो अपने कंफ्यूजन में ही थे। तो इन द मीन टाइम जो था वो बामनी किंगडम जो था और विजयनगर किंगडम जो था वो एस्टेब्लिश हो गया। ये भी हम पढ़ेंगे अराउंड 1336 AD में जो था विजयनगर किंगडम एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। देन उसके बाद जो था धीरे धीरे वो भी राइज किया, उसके रिलेटिंग भी हम जो है वो अलग से पढ़ेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेशन चोल एम्पायर की अगर हम बात करें तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोल एम्पायर, ठीक है। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, हमारी किसी प्रीवियस वीडियो में पोस्ट गुप्ता पीरियड की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सेंट्रल जोन जो है चोल मंडलम, तो चोल मंडलम बेसिकली जो है वो किंग्स गवर्न करता था। यहाँ पे जितनी भी पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज रहती हैं। उसके बाद जो इंटरमीडिएट जोन है यानी कि जिसको तोंड मंडलम कहा जाता है चोल एम्पायर के टाइम में, तो इट वॉज गवर्नड बाय एनी रॉयल पर्सन, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे उसका कोई चाचा हो, मामा हो, कोई भी मतलब रॉयल जो किंग का मतलब कोई भी एलाई है
है वही इसको देखता है, मतलब इस एरिया को, इसमें जो भी चीजें आती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल पर्सन ही देखेगा। देन कोंगू रीजन में आते हैं बेसिकली फ्यूडल्स, ठीक है। फ्यूडल्स मतलब कि जो उनके मिनिस्टर्स होते थे अलग अलग, जैसे रेवेन्यू, कोई मिनिस्टर हो गया, कोई इंडस्ट्री का, कोई शिपिंग का, तो वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काम जो थे वो देखते थे, तो वो आते थे कोंगू रीजन में, राइट। तो हम इसको बेसिकली अगर हम आज की जो है वो गवर्नेंस उसके साथ कंपेयर करें तो बेसिकली प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं यहाँ पे चोल मंडलम, प्राइम मिनिस्टर को हम तोड़ मंडलम कह सकते हैं, और कोंगू रीजन को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं, राइट। आपकी याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ। देन उसके बाद जो सोसाइटी थी चोल एम्पायर की, तो बेसिकली जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम था, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में बेसिकली 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुरुष का कंसेप्ट था, जिसमें था कि भगवान के मुंह से निकलते हैं ब्राह्मण्स, और भगवान की जो आर्म्स हैं उससे क्षत्रियस निकले हैं, भगवान के थाई से जो है वो वैश्यस निकले हैं, और भगवान के जो फीट हैं उससे शूद्रस निकले हैं। तो सारे ही जो है वो भगवान का ही अंश है, तो उसमें एज सच कोई भी डिवीजन नहीं थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो जैसे कि मैंने तब आपको एक्सप्लेन किया था कि कास्टिज्म बहुत लेटर ऑन जो था वो आया था, तो यहाँ तक आते आते कास्टिज्म जो था वो काफी हद तक डेवलप हो चुका था, और ये फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम जो था ये कंप्लीटली एब्सेंट था, क्योंकि वो जो फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम था दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन द क्लास, यानी कि ऑक्यूपेशन, एंड नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट। बट ये वाला जो था, इसमें जो था इन्होंने फिर कास्ट को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी है। जैसे ब्राह्मण्स जो थे उनको सबसे ऊपर रखा, एंड उनको काफी प्रिविलेजेस वगैरह दी जाती थी, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, एंड मोर ओवर जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज या इकोनॉमिक पार्ट्स थी उनके पास रहती थी। देन उसके बाद चोल एम्प्रेस जो थे वो अपने आप को सोलर और लूनर डायनेस्टीज के साथ कंपेयर करते थे, ठीक है। मतलब कि वो अपने आप को सूर्य वंश और चंद्र वंश के मतलब नाम से कहलाते थे कि हम उनके वंश हैं आगे, एंड वो क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो वार लाइक एक्टिविटीज से इनके मतलब एक वीर होता है जिसकी पहचान वो है, ठीक है। और इसके लिए वो अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय जो थे वो बोलते थे, ठीक है। कहा जाता है कि लॉर्ड राम जो हैं वो सूर्य वंश से बिलोंग करते हैं, और जो अगर हम कौरव और पांडव की बात करें, जो पांडवों थे, ठीक है, तो वो चंद्र वंश से बिलोंग करते थे। तो इसलिए जो ये चोल एम्पायर वाले थे ये अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय बोलते थे। देन उसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटी जो थी वो अपने आप को वैश्य स्टेटस देती थी। वैसे भी अगर हम बात करें ऋग्वेदिक टाइम की, तो वहां पे भी जो वैश्य थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स में ही डील करते थे, बट उनमें जो था एज सच कोई भी ऐसा नहीं था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। इवन अगर हम बात करें 9th मंडल की ऋग्वेद के, तो उसमें ये चीज मेंशन करी गई है, एक लाइन मैं आपको बताती हूँ, उसमें लिखा हुआ है आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। तो उसका मतलब है कि सिंगर का मतलब ब्राह्मण है, फिजिशियन का मतलब कि वो वैश्य है, एंड ग्राइंडर ऑफ कॉर्न मतलब कि वो शूद्रा है। तो एक ही फैमिली में सारे ही वर्ण थे, तो कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है। जिसका दिल करता था, जिस चीज में उसको ज्यादा इंटरेस्ट था तो वो चीज कर ले, जिसका इंटरेस्ट है ट्रेड करने में वो ट्रेड कर ले, जिसका इंटरेस्ट है भक्ति पूजा करने में वो भक्ति पूजा कर ले, जिसको इंटरेस्ट है कोई हाथ का काम करने का, एग्रीकल्चरल काम करने का, तो वो शूद्र में चले जाए, ठीक है, शूद्र को अडॉप्ट कर ले। तो वो उसमें जो था वो ऑक्यूपेशंस थे, लेकिन यहाँ तक आते आते जो थे वो कास्ट बन गए थे। और जितनी बाकी सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 7 शूद्रस, जिसमें 7 शूद्रस एंड असात शूद्रस। 7 शूद्रस जो थे वो हायर माने जाते थे, क्योंकि वो जैसे रॉयल फैमिली जो थी उसके साथ अटैच रहते थे, उनका काम करते थे, लाइक उनके कपड़े सिलते थे, उनके कपड़े धोते थे, मतलब ऐसे काम करते थे। और जो असात शूद्र होते थे वो लोअर माने जाते थे, जो गंदगी साफ करते थे ऐसे। और उनको जो असात शूद्र हैं उनको अनटचेबल को मतलब माना जाता था, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो थी दैट वाज प्रेवलेंट इन चोला सोसाइटी। मतलब यहाँ तक ये करते थे कि जैसे अगर कोई शूद्र जा रहा है, असात शूद्र, तो उसको जो है वो अपने कमर के ऊपर, कमर के पीछे मोर पंख बांधने
पड़ेंगे, यानी कि जहां से वो चल रहा है तो वो जगह जो है वो साफ होती जाए साथ में, मतलब इतने ज्यादा सनकी थे। देन उसके बाद ये कहते थे कि मतलब जैसे कोई असाफ सुथरा आ रहा है तो वो ढोल बजाता हुआ आए, ताकि जो लोग बाहर हैं बाकी जो वर्णों के, तो उनको पता चल जाए कि वो कोई असाफ सुथरा आ रहा है, तो वो उनकी परछाई न पड़े, इसलिए वो अंदर चले जाएं। तो ऐसे मतलब कि ये लोग जो थे वो सोचते थे। तो यहाँ पे आके जो अनटचेबिलिटी थी तो वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो चुकी थी। तो दैट वाज ऑल important from Chol Empire. I hope you will like my video. If you like, please subscribe to Fateh Educom. Thanks for watching.